अम्मी चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तुम 5 मिनट अम्मी के पास ही बैठो। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल अम्मी अचानक से बेहोश हो गई हैं, प्लीज चलकर हमारी मदद कर दीजिए। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की अम्मी दाखिल हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आके बैठता है। सरिता खैरियत से तो हो ना? अंकल अम्मी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक दाखिल करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की अम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की अम्मी घर पे आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी आ जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। वक्त कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। अब्बू रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ लजीज खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाया करते थे। मेरे अब्बू की मैं लाडली थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो अब सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि दीपू अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरा ख्याल रख रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब ये घर मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो विक्रम अंकल पर भरोसा करती थी, पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने कब्जे में कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास अब कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, अम्मी अब्बू कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख भी रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बहुत ही मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फोकट खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत ही दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत स्वादिष्ट छोले और कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ रकम लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकती। अपने अब्बू अम्मी को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपनी रोजगार शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे दुरुस्त करवाकर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत ही लजीज होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत ही नाज होता है। सरिता रामधारी का अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसकी सारी रकम चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उससे वो दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 सालों तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और इसका भाई दीपू पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपने अम्मी की तरह ही मानता है और वो अपनी तरक्की की वजह सरिता को ही मानता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने वाली के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के हाथ के छोले कुलचे खाने के लिए आते ही रहते हैं। आज भी मालती के घर पर अनाज का एक दाना नहीं था। मालती बहुत बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी, उसका कोई सहारा नहीं था। कभी किसी ने दे दिया तो वो खाना खा लेती थी, वरना वो भूखे पेट ही सोती थी। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया। मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लेकर आई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, मगर जैसे ही सामान रखकर वो लौटती है तो वो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे हैरानी होती है कि आखिर वो बच्ची अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो खिचड़ी बनाती है। वो खाती है, उसका पेट भर जाता है, मगर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उस बर्तन में और खिचड़ी आ जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढककर रख देती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो उस बर्तन को देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से भरा हुआ था।
मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे वो खाना खिलाती है। बुजुर्ग मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत ही हैरान होता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर में आने से पहले ही उसके घर में खिड़की से सहारे घुसकर छुपकर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। ऊपर वाले के रहम से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आती है। इस बुढ़िया की जिंदगी अब कितने दिनों की बची है। ये करिश्माई मटके की करिश्माई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी अपने परिवार के पेट पालने की फिक्र नहीं रहेगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश जहां छुपा था वहां से बाहर निकलकर वो मटका उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है। जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश अपने घर पर मटका ले जाकर उसमें देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है और जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है मगर उसे उठा नहीं पाता वो। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो अजीब सी बात है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था मगर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया है? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है मगर वो निकाल नहीं पाता है। आखिर में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस मटके को जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरते ही वो मटका टूट जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंचती है। अरे सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली वो छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान होते हैं। मालती उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो बच्ची सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा पड़ा है। मालती सारा वाकया समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही उस बच्ची को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और इस बच्ची का आपस में रिश्ता है। वो उस मटके को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर मटके को जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जख्म ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आप कौन है माता?
आप कोई मामूली बच्ची तो नहीं हैं। मैं अन्नपूर्णा माता का अवतार हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर रहम करती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ख्याल रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुनती हैं और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान पड़ा रहता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बनाती है। वो खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाती रहती है। सुरेश ने उस मटके को गद्दारी से चुरा लिया था, इसीलिए उसके साथ भी धोखा हुआ। सुरेश को भी इस बात का अफसोस होता है। उसके बाद वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तब वो मटका वो सुरेश को दे देती है और अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। सुरेश भी हमेशा उस मटके से लोगों की भलाई करता है। गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुँचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज बहार के पीछे से आ रही है। बहार के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बहार के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई, ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो। मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बहार के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बहार के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा।
पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी दही अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा, जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी दही और अचार के साथ। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बाहर के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बाहर के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बाहर था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा।